स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th यानी साइंस में बायो का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, क्योंकि बच्चे ये बोल रहे थे कि बायो बहुत कम पढ़ाई जाती है और बायो में समझ में भी कम आता है और लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन कर करके। तो ये वीडियो लेंथी भी हो सकती है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो पार्ट 1 बनाएंगे। तो इसमें मैं मोस्ट क्वेश्चन ही बताऊंगा, जैसा कि मैं बता 22 फरवरी से पेपर है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। तो इसका उत्तर क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी जो गंदगी को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं, निम्नांकित है। तो पहला वृक्क यानी किडनी, एक मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। तो ये चारों ये हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बहुत आसान शब्दों में। ऐसे हम अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते अपितु यानी किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो परपोषण कहते हैं। तो अब ये परपोषण निम्न 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण और चौथा पराश्रणी पोषण। तो ये हमारे इसके बारे में हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पोषण क्या है? यानी कि विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो भैया इसका आंसर है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। तो ये है मैं। तो इसके चरण क्या? जैसे मुख होगा, आहार नली होगी, आमाशय होगा, क्षुद्रांत्र होगी, आंत की भित्ति होगी, बिना पचा भोजन होगा, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। तो ये है। तो ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं? तो इसका आंसर है उत्तर यानी स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये है। अगर हम इसकी क्रिया की बात करें तो देखो CO2 प्लस जल, अगर हम इसे करा दें सूर्य का प्रकाश में क्लोरोफिल, तो ये इसका क्या बन जाएगा? देखो ग्लूकोज। तो ये क्या C6H12OC, ये क्या होता है? ग्लूकोज। और इसमें जल निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से। तो अब हम देखा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। तो क्या इसका भैया उपोत्पाद क्या है? इसका ऑक्सीजन। ऐसे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो इसका आंसर है, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होता है? द्रुत होती है। तो स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार क्या होता है? फायदेमंद और लाभप्रद है। तो हमारा अगर श्वसन क्या है? तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ऐसे निम्न समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसा C6H12O6 है भाई, यहाँ पे जो है ना, यहाँ O6 कर लेना, जैसा वो है ना यहाँ पे O6 कर देना। इसकी क्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करेंगे, जैसे हम जब सांस लेंगे तो ये CO2 में H2O यानी जल और इसमें प्लस वो कितनी 673 किलो कैलोरी निकलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे C6H12O6, क्योंकि हमारे जो पेट के अंदर होता है वो ग्लूकोज होता है। जब ये ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, जब हम सांस लेंगे यानी कि तो ऑक्सीजन लेंगे तो बाहर क्या CO2 निकालेंगे। तो CO2 यानी कि जब हम सांस लेते हैं बाहर लेते हैं तो गरम गरम निकलते हैं। हथेली पे सांस लेकर देखना गरम निकलता है, वो CO2 की वजह है। बाकी जल होगा, जल यानी पसीना होगा, टॉयलेट होगा, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन है।
स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके उपोत्पाद क्या हैं? तो स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जैसे कि पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति, और तीसरा जल की उपस्थिति यानी H2O। उसके बाद पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं जल यानी H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज अनंतः स्टार्च में बदल जाता है, यानी ग्लूकोज का में बदल जाता है स्टार्च में। तो ऐसे हमारा अगला सवाल है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो उच्च श्रेणी के जंतु में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिचारण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं भैया। तो पहला रक्त या रुधिर यानी ब्लड, फिर दूसरा हृदय यानी दिल, हार्ट, उसके बाद तीसरा रक्त वाहिनियां। तो हमारा अगला सवाल, उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें, उनका यूज भी लिखें, उपयोग भी। तो कैसे? जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि जो शरीर से बाहर जो निकल जाते हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह, जैसे ये किडनी का काम यही होता है। तो मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित है भैया। तो पहला वृक्क यानी कि किडनी, जैसा जो रक्त में द्रव्य के रूप में अपशिष्ट पदार्थों लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, तो ये होगा। दूसरा क्या भैया? फेफड़ा यानी लंग्स, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। बाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो भैया बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, यह पौधों के मूल रोम द्वारा यानी जड़ों द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। नंबर 2, यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है यानी टेम्परेचर। उसके बाद बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है, यानी कि जैसे जड़ से चोटी तक कैसे जाएगा पानी, वो। उसके बाद दिन में रंध्रों के खुले रहने पर, रंध्र यानी कि जो पत्ते में है स्टोमेटा, वो रहने पर बाष्पोत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो कैसे है? जल की मात्रा पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय व्यय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है, वह अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण में दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है, यानी कि जैसे हम भाई दूध पी रहे हैं या कुछ और खा रहे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा भैया। टॉयलेट तो उदाहरण के लिए, जैसे अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक है तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनता है, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है, मूत्राशय पेश्य होता है। अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है और हम इसी कारणवश मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखो कितनी आसान भाषा में, ऐसे बड़े आराम से याद कर सकते। क्वेश्चन अगला, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर क्या है? द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे क्या होती है, वो वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखो कितने आसान भाषा में है। ऐसे हमारा अगला सवाल है, क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? तो देखो इसका आंसर क्या है? छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है भैया, डिपेंड करेगी वो तो भोजन पे ही। तो शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो ना अधिक होती है, जिससे कि सेल्यूलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत क्या भैया, मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हमारा अगला सवाल है, ऐसे अगला क्वेश्चन, दंत क्षरण यानी मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? दंत क्षरण यानी कि दांतों का जो बेकार होना। तो दंत क्षरण या दंत क्षय, इनमेल का मतलब जो दांतों पर जो मैल चढ़ा रहता है ना,
पीला पीला ये, तथा डेंटिन के शनै शनै मृदुकरण के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत पिलाक बना देते हैं। पिलांक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अमल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। यही दंत क्षरण का कारण है। तो ये है भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंत पिलाक एवं दंत अस्थिक्षय से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, यदि मीठी चीजें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, तब यह हमारे दांतों पर बैठ जाती है एवं दंत पिलाक बनाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के इनमेल से रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसे नरम बना देता है तथा उस स्थान पर धीरे धीरे क्या एक छिद्र बन जाता है, जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं। तो ये यानी कि कीड़ा जो लग जाता है ना अस्थि अस्थि यानी कि हड्डियों में दांतों की, तो इस तरीके से दांत खराब होने लग जाते हैं। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं यानी कि निर्भर करते हैं। जैसे सभी जंतु, अहरित पौधे यानी कवक, इसके 3 प्रकार होते हैं भैया। पहला मृतजीवी पोषण, फिर भैया परजीवी पोषण, फिर तीसरा प्राणी सम पोषण। तो ये 3 है ये ऐसे। अगला क्वेश्चन, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। यानी सजीव का मतलब समझो जो सांस लेते हैं, निर्जीव वो जो सांस नहीं लेते। तो इसके देखो सजीवों के मुख्य 4 लक्षण होते हैं। पहला है पोषण, फिर है श्वसन यानी सांस लेना, फिर है प्रजनन, उसके बाद वृद्धि एवं विकास। जो भी सांस लेगा उसकी वृद्धि भी होगी, विकास भी होगा, प्रजनन भी करेगा वो भैया, और वह सांस भी लेगा, वो पोषण भी करेगा। तो ये चारों जरूर है सजीवों के लक्षण। हमारा जीवों में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता साबित करें। तो कैसे है? जैविक प्रक्रियाओं में संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जीवों का मूलभूत, ये जीवों का भैया मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। तो ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थों, ये क्या पदार्थों का जरूरत होती है, पदार्थों की होती है जरूरत होती है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। तो ये 2-3 हमारी ये मिस्टेक है भाई, इन्हें ये जो ये पदार्थों है और ये जीवो है, ठीक है, ये बात लगानी भूल गया मैं भाई, तो सही से एडिट नहीं हो पाया, टाइम भी लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। अब तुम भी देख लो कितना टाइम लगा होगा लिखने में इन्हें, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, हमारे आमाशय में अमल की भूमिका क्या है? तो देखो ये भूमिका लिख रखता है, ये भूमिका भैया क्या है, ये भूमिका भू, ये क्या भू मीका, मीका ये भूमिका भैया, ठीक है। तो क्या है? तो आंसर है हमारे आमाशय में अमल की भूमिका निम्नलिखित है भैया। तो पहला नंबर 1 है, यह जीवाणु नाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ क्या है भाई, आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। तो ये है भैया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका के 4 कोशिका अंग का नाम लिखें। तो इसका आंसर है, कोशिका के 4 कोशिका अंग का नाम निम्नलिखित है भैया। तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है दूसरा लाइसोसोम, उसके बाद है गोल्जी उपकरण, उसके बाद अंत परद्रव्य जालिका। तो हमारे 4 हो गए इसके कोशिकांग के नाम है ये। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है भैया, और उनके नाम भी तथा कार्य भी लिखने हैं। तब मनुष्य में जो इसका आंसर है, मनुष्य में दांत जो 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्तनक या इंसाइजर, और फिर भैया भेदक या कैनाइन, उसके बाद अग्रचवणक या प्रीमोलर तथा चवणक या मोलर। कृंतक को काटने वाला दांत कहते हैं, और भेदक चीरने या फेरने वाले दांत होता है। अगर चवणक एवं चवणक को चबाने में पीसने वाले दांत कहा जाता है। तो ये इनके काम है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन, उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन हेतु पौधों द्वारा उपयुक्त विधियों का नाम लिखें। तो इसका आंसर है, पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोजन नहीं है। तो पौधे भिन्न भिन्न तरीके से क्या भैया उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करते हैं यानी निकालते हैं। पत्तियों के रंध्र मैं बता दूंगा, जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, जो 6 से होते पत्तों में, वो दिखाने टेलीस्कोप से दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, बाकी नस नस ही दिख जाएंगी। एवं तनों के वातरंध्रों, ऐसी तनों का है द्वारा विसरण की प्रक्रिया क्या भैया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है भैया। मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है और निष्कासित करते हैं।
आवश्यक से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों एवं छालों में संचित रहते हैं, यानी उसमें इकट्ठा रहते हैं, जो निश्चित समयांतराल पर क्या करते हैं, निष्कासित होते हैं। तो ये हो गया भैया, देखो कितनी बहुत ही आसान भाषा में है ये, और बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी से आसानी से बहुत तैयार कर लोगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है भाई। तो बीच में भाई स्टूडेंटों इन्हें लाइक भी कर दे करो, वीडियो को लाइक भी कर दे करो भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ऐसे हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यानी फैट का, यह परिक्रम कहाँ होता है? तो इसका आंसर है, हमारे शरीर में वसा का जो पाचन है वो आहार नाल के क्षुद्रांत्र में होता है। यकृत यानी लीवर से निकलने वाला क्षारीय पित्तरस आए हुए भोजन के साथ मिलकर क्या भैया उसकी अम्लता को क्या करता है, निष्क्रिय करके उसे क्षारीय बना देता है, जिससे कि इसकी प्रकृति पर अग्नाशय की रस सक्रियता से कार्य करता है। पित्तरस वसा को सूक्ष्म कणों में तोड़ देता है, यानी बारीक बारीक कणों में तोड़ देता है। इस क्रिया को उमेलसीकरण कहते हैं। तो लाइपेज एंजाइम जो कि अग्नाशय रस में पाया जाता है, एमल्सिफाइड वसा को वस्यामल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो भैया इसका आंसर, किसी भी जीव में शारीरिक वृद्धि के लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांशतः यानी ज्यादातर खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव भिन्न प्रकार के क्या करते हैं, पोषण परिक्रम को प्रयुक्त करते हैं। तो देखो किण्वन क्रिया क्या, यानी फर्मेंटेशन। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था, चौथे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कार्बन के चैप्टर में भी है ये भाई, केमिस्ट्री में। तो इथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है? तो देखो भैया इसका उत्तर क्या है, गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर, घर में भी करते हैं ना, सिरका बनाते हैं, उसी यही वही है। तो गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह है रासायनिक ऊर्जा, ये भैया यह ऊर्जा है भैया, ये जो है ये ऊर्जा है, ये जो इसमें क्या भैया ऊर्जा है, ठीक है, याद रखना इसको, का उपयोग कर किण्वित हो जाता है, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है। व्यापारिक विधि में एथेनॉल को, इस समय शराब भी बनाते हैं भैया, इस विधि में शराब भी बनाते हैं, को चीनी के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसा कैसा है भाई, हमें चीनी का सूत्र पता होने, C12H22O11, इसकी क्रिया जल से करा दो, यानी जल गिर दो इसमें, और ऊपर से इन्वर्टेस ईस्ट से, तो ग्लूकोज बन जाएगा, फ्रक्टोज। अभी मैंने पिछला भी क्वेश्चन बताया भाई, C6H12O6 ग्लूकोज का फ्रक्टोज का सेम होता है। ऐसे अगर हम इसका ईस्ट की जाइमेज से करा दें तो क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, यानी C2H5OH, और प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम CO की क्रिया H2 से करा दें Zn की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, मैथिल एल्कोहल बन जाएगा, यानी CH3OH है ये CH3OH है भैया, CH3OH, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो इसका आंसर है, पचे हुए भोजन का अवशोषण ज्यादा हो सके तथा सतही क्षेत्र पर अधिक हो सके, इसके लिए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, यानी संख्या ज्यादा होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इन कोशिकाओं में भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत हेतु होता है। तो ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन, तो प्रकाश संश्लेषण क्या, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है भाई, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें तो कैसे? तो इसका उत्तर है, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्या बना है, क्लोरोफिल, जिस क्लोरोफिल की वजह से हरी पत्तियां होती है भैया पौधों की, तो की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन, ये कार्बोहाइड्रेट है भैया, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, जल्दी जल्दी में लिखना भूल गया भाई, यहाँ पर रे लगा दो, इसके पीछे है कार्बोहाइड्रेट, उसके कार्बनिक पदार्थ यानी के
का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को कहीं बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका समीकरण अभी बताया था, वैसे भी CO2 से जल से क्रिया करा दो तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, O2 निकलते H2O निकलता है, यानी CCH12O6। हमारा अगला, रक्त की संरचना को समझाइए, रक्त यानी ब्लड की। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कैसे, रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, यानी इसका जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है, जिसका भी 7 से ज्यादा हो वो क्षारीय होती है वो चीज, जो मुख्य रूप से कोशिका में प्लाज्मा से बना है। रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है, जैसे लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका एवं पट्टिकाणु। तो इसमें प्लाज्मा जो है 50 से 55% में, 90 से 92% जल, प्लाज्मा इतनी होगी, 90% ये होगी, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन एवं 1 से 2% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा आदि पाए जाते हैं। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर है, रक्त पट्टिकाणु सबसे छोटे आकार की क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। इसे विषाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये अस्थिमज्जा के मेगाकैरियोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो ऐसे हमारा अगला सवाल, तो मृत जीवी पोषण क्या है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उत्तर में क्या, जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, यही मृत जीवी पोषण है। मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में अवशोषण द्वारा ग्रहण करते हैं। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को क्या करते हुए मृत जीवी अपघटित कर, अर्थात सड़ा गला कर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में क्या हो जाते हैं, वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाते हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र क्या है, पृथ्वी में निरंतर चलता रहता है। तो ऐसे हमारा अगला सवाल है, तो हमारा अगला सवाल है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो हमें पता भैया पोषण भी है, श्वसन भी है, परिवहन भी है, तो ये सब है। जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, पोषण, श्वसन, परिवहन और भैया उत्सर्जन, ठीक है। तो पर इन जीवकर्मों के अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन यानी रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अभी इससे पहले भी आया था, ये क्रियाएं जीवन के लिए अति आवश्यक यानी सजीव वाले में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिरछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। यानी ये छिपकली है, ठीक है, और मछली देखो, मच्छर, केंचुआ ये सभी इसी में आ जाते हैं। तो ठीक है, ये मछली है भैया, ये जो है ये मछली है, मछली, ठीक है जी। मछली में मुख्य श्वसन अंग क्या है, क्लोम यानी गिल होता है। मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या ट्रेकिया है। केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग क्या, त्वचा है, यानी वो त्वचा से सांस लेता है भैया केंचुआ, जबकि मनुष्य में फेफड़ा है। तो ये है भाई, तो ये श्वसन के हमारे अंग हैं। ऐसे हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है, ये वायुमंडल में वह बनेगा, ठीक है। नंबर 2 जल है, ठीक है, नंबर 2 है, ये 3 लिख गया। भूमि से पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। नंबर 3 पर्णहरित, यह पौधों के कोशिकाओं में अवस्थित हरित लवक होते हैं। नंबर 4 सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पौधे फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं एक बार फिर। तो जल में ऑक्सीजन काफी कम घुलित होते हैं, जबकि अधिक जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलीय जीव मछलियां सर्वप्रथम मुख के द्वारा घुलित ऑक्सीजन को लेती हैं तथा विमाण के द्वारा क्लोम की कोशिकाओं में अवशोषित कर लेती हैं, जबकि स्थलीय जीव फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक कर देना, और
ऐसे ही चैप्टर की बनाता हूँ मैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सबकी ही बनाऊंगा। जैसे जो भी जिसको बनवानी है, मतलब जो भी हार्ड लग रहा है उसकी, सब तरीके से मैथ वगैरह सब कुछ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।